92.7 बिग FM पर कुछ पन्ने जिंदगी के 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ। मेरी सबसे बड़ी पहचान है कि मैं एक माँ हूँ, और आज मेरे साथ जो मेरे सामने बैठी है, जो बेहद खूबसूरत कलाकार है, वो अपने हुनर में बहुत ही माहिर है। पर उनसे अगर मैं यही सवाल पूछूंगी कि आपकी असली पहचान क्या है, तो शायद वो भी यही जवाब देंगी कि मेरी सबसे बड़ी पहचान है कि मैं एक माँ हूँ। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी इंसान है। कहते हैं कि मस्त मस्त रहने वाली द मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन। मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू लाइक दिस, फीलिंग रियली वियर्ड, बट लेकिन आप कितना प्यारा बोलती हैं, बहुत खूबसूरत बोलती हैं। तो रवीना, आपने बहुत ही कम उम्र में 2 लड़कियों को अडॉप्ट किया। जी हाँ। जब आपकी शादी भी नहीं हुई थी, जब आप अपने करियर के बहुत ही एक अच्छे पड़ाव पर थे। जी हाँ। आपके दिमाग में ये कैसे आया कि आई शुड अडॉप्ट? देखिए मधु, इसके पीछे मैं कहूँगी कि एक थोड़ा सा इतिहास है, इन द सेंस कि मेरी माँ और मेरे पापा जो हैं वो हमेशा काफ़ी अनाथालयों के लिए काम करते थे। उन्होंने इनफैक्ट मेरे डैड ने काफ़ी कॉन्सर्ट्स भी ऑर्गेनाइज किए थे जब वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, और उनके जो प्रोसीड्स होते थे वो डिफरेंट NGOs या डिफरेंट अनाथालयों में देते थे। उनमें से मुझ में आया है। मैं मम्मी के साथ हर वक्त जाती थी, स्पेशली मड आइलैंड में एक प्रेम सदन करके ऑर्फनेज है जहाँ हम हमेशा जाते थे। इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, और हर बार मैं जब से छोटी थी मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मा हम इनको उठा के ले जाएं क्या घर। और ये जो 2 लड़कियां मैंने अपनाई, इन्होंने मेरे आंखों के सामने जन्म लिया, क्योंकि ये कोई पराई नहीं थी, ये मेरे रिलेशन में ही हुई थी। तो बात ऐसी हुई कि उनकी परवरिश ठीक नहीं हो रही थी। उनकी माँ का देहांत हो गया जब छोटी वाली सिर्फ 3 बरस की थी, एंड जो उनके फादर थे वो उनसे शायद देखभाल ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे गार्डियनशिप दे दो। तो वो बल्कि चौंके, उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ 21 years की हो, हाउ कैन यू से। आई सेड बट नाउ आई एम एन एडल्ट, आई कैन टेक माय ओन डिसीजंस, एंड माय मदर सपोर्टेड मी। मेरे फादर ने फुल सपोर्ट दिया, मेरे ब्रदर ने फुल सपोर्ट दिया। माय ब्रदर वेंट एंड वन डे वी टुक अ लेटर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द फादर and we brought the girls home, and it was completely my decision, and I'm happy that everyone supported me. लेकिन क्या होता है, हम आर्टिस्ट के लिए एक catch-22 सिचुएशन हो जाता है। आप अगर नेक दिल से कुछ अच्छा करना भी चाहो तो ऐसे लोग सड़क पे जिनको कुछ आजे बाजे लोग होते हैं, अरे ये तो पब्लिसिटी के लिए कर रही है, यू नो। तो काफी देर तक लोगों को पता भी नहीं था, जब तक ये बात निकली जब लड़कियां बड़ी हो गई, एंड व्हेन दे कुड हैंडल द फैक्ट कि लोग क्वेश्चन करें। और मैंने उनको काफी प्रोटेक्टेड भी रखा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि उनके ऊपर कोई आँच आए, कि लोग उनके हाउ बच्चे होते हैं कि वो उनको टीज करें क्लास में, उनको स्कूल में टीज करें। वो तो मैं बात बहुत दबा के रखी थी। एंड बट जब बड़ी हो गई, कॉलेज में नियरली आने का समय हो गया, तब वो आउटडोर्स पे आने लगी मेरे साथ, एंड सब जगह मेरे साथ ही घूमने लगी, मेरे दोस्तों के साथ भी मेरे साथ घूमने लगी। तो लोग प्रश्न उठाने लगे, ये लोग हैं कौन है कौन है। देन बात धीरे धीरे निकली। लोगों के दिमाग में कई सवाल उठते कि वाकई इन्होंने अडॉप्ट किया कि ये कहाँ से आए हुए बच्चे हैं, बिकॉज एक सेलिब्रिटी की लाइफ वो हमेशा आर्कलाइट के अंडर होती है। उस जमाने में सक्सेसफुल लोग ऐसे काम नहीं करते थे। आज तो फिर भी कई लोग ऐसे अडॉप्ट करते हैं, चैरिटेबल कॉजेस के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा एक पब्लिसिटी स्टिंट भी होती है, सबका एक लगता है कि हाँ हमारा नाम जुड़ जाए। पर आपने दिल से किया, और मैंने देखा भी है लड़कियों को, बहुत खूबसूरत है। और आप, मैं ग्रैंड मदर तो कह नहीं सकती हूँ, ग्रैंड मदर भी बन चुकी। मुझे ग्रैंड मदर बुलाते हैं, सास बुलाते हैं, मदर इन लॉ बुलाते हैं, सब। वही तो अभी जो मेरी बड़ी वाली का हस्बैंड है, नियरली मेरे एज ग्रुप का है, तो आई एम ओनली 1.5 year older than him, nearly 2 years older than him. So वो भी मुझे बुआ करके ही बुलाता है, या जब, क्योंकि पूजा ऐसे बुलाती है तो वो भी ऐसे ही बुलाता है मुझे। तो हम लोग सब हंसते हैं, ऐसे तू चल मेरे साथ, तू क्या मुझे बुला रहा है। तो दैट्स द स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ इट ऑल। हम लोग के रिलेशनशिप्स इतने ऑड हो गए हैं इन अ वे, बट जब मैं उनको देखती हूँ सबको साथ में, आप राशा रणबीर वर्धन को तो जानती हैं, तो जब
मेरी बड़ी वाली है, वो साउथ अफ्रीका में सेटल्ड है अभी, उसको भी एक बेबी है। तो जब भी वो अब यहाँ साउथ अफ्रीका से यहाँ आती है तो मैं सेम चीज देखती हूँ, जो मेरी मम्मी मुझ पर चिल्ला रही थी, जैसे जनरेशन जंप होता है, जो मम्मी मेरे पर सेम बातें करती थी, बोलती थी जब तुम्हारे बच्चे होंगे तुम करोगी, ऐसे करोगी। हाँ, मैं उन दोनों को बोलती थी, तुम लोग दोनों के बच्चे होंगे ना तब तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम लोग लेट आ रहे हो, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया है कहाँ पे हो, बिकॉज एज यूजुअल वो स्ट्रेस होता था। बट ये है कि उनके पालन पोषण में मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, तो उनकी अपब्रिंगिंग बहुत ही स्टेबल है। द अदर थिंग इज के मेरे साथ दे आर मोर लाइक फ्रेंड्स, बिकॉज मेरी बड़ी वाली और मेरे में 11 साल का, करीब 10 साल का फर्क है खाली। So it was like more of having a younger sister with you. Yes, it was both of them, so that's why they call me Bua. You know, because they're like, you know, I mean, in relation it's kind of like that, in a far off relation it's kind of like that. तो हम लोग के जो रिलेशनशिप्स हैं वो वैसे ही हैं, एंड दे आर मोर लाइक माई फ्रेंड्स। मेरे साथ दोनों झगड़ती भी हैं, मैं भी उनके साथ झगड़ती हूँ, मैं डांट टपट देती हूँ, रोना धोना होता है सेम, फिर वापस शाम को बैठ के हम लोग खेल रहे होते हैं, यू नो, सो इट्स सेम थिंग लाइक दैट। एंड मैंने ज्यादातर जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं या जो मैंने अपने मिस्टेक्स किए हैं जब वो टीनेज ईयर्स में आई दोनों, मैं उनको बोलती थी लुक एट माई लाइफ, लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, यू नो, आई डोंट वांट यू ऑल मेकिंग द सेम मिस्टेक्स। कि चलो सबकी जिंदगियां ऐसी होती है कि आप अपने मिस्टेक्स से सीखते हैं, एक सीख मिलती है, बट आई एम सेइंग आई एम तो लिविंग एग्जांपल, डोंट मेक द मिस्टेक्स आई हैव मेड। यू आर टॉकिंग एज इफ पता नहीं मैंने क्या जिंदगी में मिस्टेक्स करके बैठी हुई है, लोग सोचेंगे पता नहीं क्या मिस्टेक्स किए हुए। जनरली यू नो व्हेन यू ब्रिंगिंग अप द गर्ल्स जो उनके हार्ट ब्रेक्स होते हैं, रेगुलर स्टफ, एंड आई माई सेल्फ वाज 24-25 एट दैट टाइम, एंड दे हैड बिकम लिटिल, दे हैड गॉन इनटू टीन्स, यू नो, बिकॉज़ जब वो 8 और 11 की थी तब मेरे पास आई, एंड तो ऑलरेडी दे वर गेटिंग इनटू दैट टीन, स्पेशली माय बिग वन, एंड वाज बिकमिंग अ रिबेल। तो उसको मैं यही समझा के रात को मेरे साथ ही सोती थी मेरे रूम में, वो वेट करती थी, मैं शूटिंग से आती थी लेट, सो दे यूज्ड टू क्रीप इनटू माय रूम, और हम लोग नीचे गद्दे बिछा के सो जाते थे साथ में, थोड़ी मस्ती करते थे। बट आई वांटेड टू शेयर विद एवरीवन, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली में जो हम सोचते हैं एक आर्टिस्ट के बारे में, एक एक्ट्रेस के बारे में, आम आदमी क्या सोचता है कि अच्छा तो ये एक्ट्रेस है, ये घर में बच्चों के साथ इतना वक्त नहीं दे पाती होंगी, इनकी जिंदगी तो बड़ी चकाचौंध वाली होती है, ये सुबह उठती होगी तो वो जैसे रेशम के पर्दे हटते हैं, खिड़की खुलती है, रोशनी आती है, वो वाली लाइफ है, अंगड़ाई लेके एक जूस आ जाएगा। पर रवीना की जिंदगी बिल्कुल ऐसी नहीं है। वो किसी आम माँ की तरह है, और उनके दो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप राशा और रणबीर वर्धन के बारे में कुछ बताएं। जैसे आप जानती हैं निवान और रणबीर वर्धन तो सेम क्लास में है, और दोनों की बहुत टचवुड अच्छी दोस्ती है। और बात हुई राशा रणबीर वर्धन की, दोनों ही बहुत अच्छे बच्चे हैं, और मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हैं, वाकई बहुत प्यारे अच्छे बच्चे हैं। उनको अब तक थोड़ा मैंने ये पूरे मीडिया ग्लेयर वगैरह से दूर ही रखा है, उनको इवेंट्स वगैरह पे और ज्यादा एक्सपोजर नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ हर चीज के लिए एक सही उम्र होती है, जब वो अपने आप को संभाल पाए, जब वो यू नो जान जाए कि व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक एंड दे कैन हैंडल इट। नहीं तो कभी कभी ये चीजें बच्चों का दिमाग खराब कर देती हैं। तो आई थिंक द राइट अपब्रिंगिंग इज वेरी नेसेसरी, एंड टचवुड जैसे कि मैंने कहा बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, एकेडमिकली दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। राशा को पिछले साल सर्टिफिकेट फेलिसिटेशन हुआ स्कूल में, जिसे बोलते हैं एकेडमिक एक्सीलेंस इन ऑल सब्जेक्ट्स का सर्टिफिकेट मिला, सो शी इज डूइंग वेरी वेल। एंड रणबीर वर्धन भी, वो अभी छोटे हैं, सेकंड क्लास स्टैंडर्ड में, वो हमेशा स्पोर्ट्स में कितना अच्छा करते हैं। जी हाँ, वो उनको शौक है, चेस खेलने का शौक है। ही हैड गॉन, मुझे याद है 4.5 साल का था, और अंडर 5 नेशनल चैंपियन, चेस चैंपियनशिप के लिए मैचेस खेलने गए थे वो चेस में। ही इज इंटरेस्टेड इन गेम्स, चेस में, स्विमिंग में, फुटबॉल में, तो करते रहते हैं। रणबीर को तो मैं बोलती हूँ वो गऊ बच्चा है एकदम। उसके साथ तो मतलब वो इतना प्यारा, अच्छा, सीधा साधा बच्चा। मम्मा ने बोला है तो बस मम्मा ने बोला है, आगे पीछे वो सोचेगा भी नहीं, अंदर से वो मानता है इस बात को। जैसे निवान और राशा फिर भी थोड़ा रिबेल कर जाते हैं, थोड़ा शरारती कर लेंगे, हाँ, पर रणबीर कभी ऐसे नहीं करता है। आप एक फिल्मी परिवार से, आपके पापा रवि टंडन जी बहुत बड़े प्रोड्यूसर रहे, तो क्या बचपन से ही आपने डिसाइड कर लिया था कि नहीं मुझे एक्ट्रेस बनना है? बिल्कुल ही नहीं। 9th 10th स्टैंडर्ड से ही ऑफर्स आने लगे थे, और लोग बोलते थे पापा को कि लॉन्च करो, तो पापा मुझे मुड़ के देखते थे इसको मतलब ये नहीं, पर ऑफर्स आते रहे, एंड पापा सेड नहीं, एजुकेशन फर्स्ट, एंड आई आल्सो बिलीव्ड इन दैट। तो 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया मैंने, फिर मैंने पोस्ट एंड प्री प्रोडक्शन एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैं यू नो इंटर्नशिप जिसे कहते हैं वो करनी चाहिए, क्योंकि मुझे डायरेक्शन का शौक था, और मैं पापा को 8th स्टैंडर्ड से ही हॉलीडेज में असिस्ट करती थी। फिर कॉलेज जब ज्वाइन किया तो ऑफर्स बहुत आने लगे, तो
FIJC में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया ही था कि पत्थर के फूल का ऑफर आया, और अब तक मैं काफ़ी पिक्चरें एक्चुअली मना कर चुकी थी। एक फिल्म थी जंगल करके, संजय दत्त थे उनमें। फिर एक ऑफर आई थी हीर रांझा, वो मैंने मना कर दी थी। एक और फिल्म आई थी फतेह, वो भी संजू के ऑपोजिट। एंड मैं जब एडवर्टाइजिंग में भी काम करती थी तो वहां भी प्रहलाद कक्कड़ वगैरह ये बोलते थे, रैप्स यू नो, व्हाट आर यू डूइंग, लुक एट यू शुड बी इन मूवीज। तो आई से नो, बिकॉज मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ना मैंने कोई ट्रेनिंग ली थी, ना कोई डांस क्लासेस किए थे, कुछ नहीं। तो जब जीपी सिप्पी साहब का फोन आया तो पापा ने कहा ठीक है मैं पूछता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली क्या हो रहा था, जैसे डेस्टिनी लिटरली पहले ठक आई, जब ठक आ नहीं तो फिर started banging the door, hello, wake up. तो then when Papa and all started thinking कि वाकई I don't want to stop you anything from life, अच्छाई बुराई हर लाइन में है, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम अपनी इज्जत को कैसे अपनी मुट्ठी में बंद करके उसको संभालती हो, इट्स अप टू यू। तो ये सब लेक्चर के बाद मैं कॉलेज गई नेक्स्ट डे, और मैंने सबको, मेरी फ्रेंड्स को बताया, मालूम है मुझे तो सलमान खान के साथ ऑफर आया। फिर जो मेरी फ्रेंड्स मुझ पे टूट पड़ी क्योंकि मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी, तो मैं मना नहीं कर पाई। तो फिर मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं। But what a big hit. Yeah, what a big hit. And there was no looking back. मुझे आज तक याद है वो जो एक गाना था ना उसमें, जिसमें हाँ, that was like an iconic picture that is still in my memory. कभी ऐसे हुआ कि जैसे बहुत लोगों के साथ होता है कि जब वो बहुत कामयाब हो जाए, बहुत जल्द उनको कामयाबी मिले, सक्सेस मिले, तो उनमें एक एटीट्यूड आ जाता है, एक थोड़ा एरोगेंस आ जाता है। कभी आपके साथ ऐसे हुआ? You know, मेरे साथ क्या हुआ ऑनेस्टली कि मैं आई कुड नॉट बिहेव लाइक एन एक्ट्रेस। अगर शाम को शूटिंग थी तो मैं सुबह कॉलेज अटेंड कर रही थी। मेरा थ्रू आउट पत्थर के पुल ऐसा था, मैं जब कभी तू छलिया, आप जिसने गाना मेंशन किया, उसमें मेरे FIJC के एग्जाम्स चल रहे थे। अच्छा। तो मैं बल्कि शॉट देती थी और जाके किताब के साथ बैठती थी। उस समय आई थिंक इंडस्ट्री का एटमोस्फेयर ऐसा था, थोड़ा एक्स्ट्रा बात कर लो किसी लड़के के साथ तो उसमें आपका अफेयर हो जाता था। माई फादर हैड अ रेड मारुति BLL 4051, एंड जब शूटिंग नहीं होती थी तो माई ब्रदर यूज्ड टू गो टू ड्रॉप मी, बिकॉज अब मैं बस से नहीं जा सकती थी। तो माई ब्रदर यूज्ड टू ड्रॉप मी टू द कॉलेज इन द कार, एंड जब कॉलेज खत्म होता था, यूज्ड टू कॉल हिम, वी यूज्ड टू लिव इन जुहू ओनली, तो मिडी बाई कॉलेज यूज्ड टू कम एंड पिक मी अप। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी, एंड स्टारडस्ट मैगजीन ने एक पूरा आर्टिकल किया कि हाउ माई बॉयफ्रेंड हु कम्स इन अ रेड मारुति, हु इज माई ब्रदर राजीव टंडन, comes in a Maruti, comes and drops me to college and picks me up from college. And मैं इतना रोई थी because I was 16 and a half यार. Right. That is one thing which I could not take. तो मैं गुस्से हो जाती थी, मैं सेंसिटिव हो जाती थी, एंड जब नेक्स्ट टाइम स्टारडस्ट वाले आते थे मैं उनसे बात ही नहीं करती थी। I don't want to talk. तो मैंने ना मीडिया से अपने आप को कट ऑफ कर लिया था क्योंकि मुझसे ये झूठ सहा नहीं जाता था, और मैं ऑनेस्टली बोल देती थी। इसलिए जो मेरा फर्स्ट फेज था ना, वो पहले 1-2 साल मुझे वो टाइम लगा मीडिया के साथ एडजस्ट करने में, और उन 1-2 साल में उन्होंने मेरे बारे में इतना ऑलरेडी ओपिनियन बना लिया ओपिनियन बना लिया था कि एरोगेंट है ये। एरोगेंट क्यों? एरोगेंट नहीं हूँ क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप वैसे भी झूठ लिखोगे। करेक्ट। इट वाज नॉट माय एटीट्यूड, इट वाज माय हर्ट। तो वो जो एक एडजस्टमेंट था मुझे टू द इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री सिर्फ विथ माय फादर देखा था एज अ किड। शूटिंग्स पे जाना, वेकेशंस के टाइम, उतना ही देखा था मैंने। ये एक अच्छा साइड देखा था, ये जो एक जो नास्टी साइड था, that one has to experience oneself. Exactly, false rumors, ये वो मैं बहुत रोया करती थी। थोड़ा सा अलग चीज पूछते हो, मारना पीटना मत मुझे। नहीं, वो बाद में गॉसिप करें। एक वक्त आया जब, जैसे हमारी इंडस्ट्री में कहते हैं, नंबर 1 के कैटेगरी के रेस में आप भी दौड़ लगा रही थी। बिल्कुल। फिर आप एक इंसान के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया। जी हाँ। वो इंसान कहीं और बैठ के आपको छोड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो आपको कैसे लगा उस वक्त when you got to know the truth? I think अब जब मैं वापस देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ इतनी छोटी सी बात थी, लेकिन उस समय मेरे लिए छोटी बात नहीं थी। When I thought कि after a while I will get married and settle down. So it was not a big deal कि नहीं हुआ, but उस मुकाम पे जब मैं पहुंची तो career wise I was a zero and personally I was a zero. And I remember one night सब सो गए थे और बहुत जोर की बारिश हो रही थी, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मैं कहा चलो मैं ड्राइव पे जाती हूँ और किशोर कुमार जी के गाने सुनते हुए, you know, घुंघरू की तरह अच्छा गाना भी याद है, बजता ही रहा हूँ मैं, ऐसे गाने के मूड में। एंड अपने आप पे बहुत सेल्फ पिटी कि हाय क्या हो गया, मैं क्या करूँ, मेरे साथ क्या हो गया। देखो कोई करियर नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, पर्सनल लाइफ नहीं रही, अपने आप में ही अपने आप को बहुत हीरोइन बना रही थी मैं। तो थोड़ा कुछ आगे, कुछ बारिश की वजह से शायद कुछ गाड़ी बंद हो गई थी यहाँ, तो ट्रैफिक थोड़ी जमा हो गई थी वहाँ पे। मैंने भी अपनी स्पीड स्लो की,
एक एक झोपड़े में झांकने लगी। कहीं एक बच्चा रो रहा है, बारिश उसके ऊपर गिरी है, नंगा बच्चा बाहर बारिश में है, अंदर झांक के देखो तो बाप उसको मार रहा है, शायद कुछ झगड़ा चल रहा था, माँ को मार रहा था। थोड़ा आगे गई तो देखा वो एक पानी गिर रहा है, वो अपने प्लास्टिक लगाए जा रहे हैं पानी रोकने के लिए। तीसरे झोपड़े में जाओ तो कोई चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा है। एंड मुझे ऐसे जैसे झटका मिलता है ना कि आई थॉट गॉड हैड अ मीनिंग फॉर मी टू कम हियर एंड टू सी कि बेटा, आई मीन वेक अप, व्हाट आर यू क्राइंग अबाउट? तुम्हारे पास हाथ पैर है, तुम्हारे पास छत है, सॉलिड छत है, तुम्हारे टेबल पे खाना है रोज, तुम्हारे माँ बाप हैं जो तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, तुमको और क्या चाहिए यार? थोड़ा उठ के अपने आप कुछ करो। एंड आई केम बैक दैट नाइट अ चेंज्ड पर्सन। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड कॉलिंग ऑन माय फ्रेंड्स एंड सेड गिव मी वर्क। मुझे कोई शर्म नहीं है बट आई वांट टू वर्क। मेरे एक मित्र थे अशोक होंडा एंड सुनील शेट्टी, मित्र थे, मतलब दो। मैं अशोक की फिल्म में नहीं थी, रक्षक बना रहे थे वो समय सुनील के साथ, लेकिन सुनील के साथ मैं दूसरी फिल्में कर रही थी। एंड मेरा 2-3 साल का लल हो गया था बीच में, वेर जो लड़कियां मेरे बाद में शुरू हुई, दे हैड रेस्ड अहेड एंड दे हैड रीच्ड हायर, यू नो, वेयर एज आई लेफ्ट आफ्टर मोहरा। सो वो एक फिल्म बना रहे थे और वो काफी ट्रबल में थे। एंड सुनील ने मुझे फोन किया एंड सेड रैव्स, यू नो, ये एक फिल्म में अटकी हुई है, प्लीज यार एक गाना कर ले उसमें हम लोग के लिए, क्योंकि वो जो हीरोइन है उस फिल्म की वो गाना नहीं कर रही, वो पिक्चर नहीं कंप्लीट करना चाह रही है फॉर व्हाटएवर रीजन। द प्रोड्यूसर केम टू मी एंड सेड, यू नो, आई एम राइट नाउ टोटली ब्रोक, बट जिस दिन ये फिल्म कुछ होगा ना, आई सेड होंडा डोंट बी सिली यार, यू डोंट नीड टू टॉक टू मी, पैसे की बात मत कर, चल करते हैं। और वो गाना मैंने किया, शहर की लड़की। एंड ये गाना बहुत बड़ा हिट हो गया, पिक्चर हिट हो गई। एक दिन अशोक पहुंचे हमारे घर, वो चेक बुक लेके, रैव्स ये तेरा चेक है, देख मैंने वादा किया था। मैं कहा तू ये चेक ले जा और निकल जा मेरे घर से। मैं कहा जो मैंने अच्छा किया है और जितना मुझे गुडविल मिला है ये गाने के बाद, तेरे ये चेक ना रिप्लेस नहीं करेगा, यू नो। एंड टिल डेट व्हेन ही मीट्स मी, he says यार you are here, you know, in my heart. So that दुआएं, I think those blessings of people who I've met along in my path, in my life, in my career, and have you know, been along, I think that is a very big blessing in its own way, and I have survived. You have a very big blessing as your husband also. Don't tell him that, सर फिर जाएगा। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके। हाँ, इसलिए आप अभी वफादारी कर रही हैं। नहीं, वो वाकई ही इज अ वेरी वेरी नाइस पर्सन। और आप जिस तरह की एकदम परफेक्शनिस्ट है, मेथोडिकल है, ऑर्गेनाइज्ड है, आपको एकदम ओसीडी। हाँ, आप जिस तरह से ओसीडी है, आपको ऐसे ही कोई इंसान चाहिए था। आप उनसे कैसे मिली, कहाँ मिली? इतनी कोई ढांसू लव स्टोरी नहीं है हम लोग की, लेकिन हम लोग मिले आई थिंक 2004 अगस्त में, अक्टूबर में हम लोग की एंगेजमेंट हो गई थी, 2005 फरवरी में वी गॉट मैरिड एंड इन जून 2005 वी वर प्रेग्नेंट। सो हम लोग ने सब फास्ट फॉरवर्ड में किया है। बट एक होता है ना, जैसे व्हेन यू फाइनली मीट द राइट पर्सन, तो एक वो इंस्टेंट हो जाता है। मतलब इट ऑलमोस्ट लुक्ड कि उनके मॉरल्स, उनके वैल्यूज, उनकी अपब्रिंगिंग वाज सिमिलर। जो you know, हमारे for him family was very important. Likewise for me, my family always came first. तो एक meeting of minds जैसे होता है ना कि you instantly know all I wanted in my life was an honest man. You know, after all I had seen in my life, all I wanted was an honest human being. That's all I asked for. And what came across, which was really, really the first thing that strikes anyone when they meet Anil, is what a decent, honest looking human being. You know, he is what he is in his heart is on his face. And that comes across the minute you look into his eyes. You know that this guy is straight. And that is what I really respected about him. I don't know what he saw in me, but पर जैसे कि मैंने कहा, चट मंगनी पट ब्याह काइंड ऑफ, फिर बच्चे भी फटाफट हो गए। तो एक्चुअली कोर्टशिप हम लोग की अभी हो रही है। किड्स आर आल्सो नाउ ग्रोइंग अप, दे आर आल्सो लाइक आवर फ्रेंड्स नाउ, यू नो, सो इट्स अ ग्रेट थिंग। कमर्शियल फिल्मों के एक्ट्रेसेस में से आप बहुत ही एक उम्दा एक्ट्रेस है जिनको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, और वो भी एक ऐसे फिल्म के लिए जो सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट था, जो आपके रेगुलर फिल्मों से अलग था। तो जब आपके पास स्क्रिप्ट आया, जब आपने पढ़ा वो स्क्रिप्ट, तो डिड यू डिसाइड एट दैट वेरी मोमेंट कि ये मुझे करना है, बिकॉज इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोल? देखिए, जब स्क्रिप्ट आई मेरे पास, तो मैं ऑलरेडी उस समय आई वाज मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट टू थोड़ा डाइवर्ट फ्रॉम द अखियों से गोली मारे एंड दैट काइंड ऑफ सिनेमा दैट आई वाज ऑलरेडी डूइंग। तो मैंने फिल्में ऐसी साइन की जैसे कि शूल, गुलाम मुस्तफ़ा, अक्स, दो उसमें ग्लैमरस थी, लेकिन अगेन वो बहुत ही एक इंटेंस रोल था, बहुत ही डीप रोल था, डेप्थ बहुत थी सॉरी उस रोल में। तो जब दमन की ऑफर आई फ्रॉम कल्पना लाजमी, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और जहाँ ये स्क्रिप्ट आई, जहाँ ये देखती है जो अत्याचार खुद उसने सह लिया, लेकिन जब अत्याचार उसकी बेटी के पर उतरता है, उसके खुद के हस्बैंड से, जो आज तक आप पेपरों में पढ़ते हैं कहीं ना कहीं, ये शर्मनाक बात है।
तब वो सह नहीं सकती और वो दुर्गा माँ का त्रिशूल उठा के वो अपने हस्बैंड को चीर देती है। तो ये उस जमाने में जब फिल्म आई ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, तो ये एक बहुत ही डिफरेंट मोड की थी। एंड आई थिंक that is also one of the reasons when the film won the national award and I won the national award. थैंक यू सो मच रवीना। मतलब मैं एक्चुअली किस तरह से बोलूँ थैंक यू। Thanks यार, Ravs, let's go. लेट्स गो नाउ, बिकॉज़ बहुत फॉर्मेलिटी कर ली हमने, अब हो गया। चलो मैं बच्चों, ऑलरेडी सुन चुकी थी, तूने दोबारा मुझे सुनाया है। नहीं, कई ऐसे बातें होती है जो हम कितनी भी बार सुने फिर भी लगता है कि ये पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि कहने का अंदाज अलग होता है, सुनने का उस समय का एक अंदाज भी अलग होता है। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, और मैं यही चाहूँगी कि हमेशा आप जिस तरह से इतनी सिंपल, इतनी डाउन टू अर्थ है वैसे ही रहे। जिंदगी बहुत छोटी है और इसके हर पन्ने में हंसना और गाना जरूरी है। तो अगले रविवार जरूर सुनिएगा कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर। कुछ पन्ने जिंदगी के